1.5 रिचर्ड डेनिस ए लीजेंड रिटायर रिचर्ड डेनिस 1960 के दशक के अंत के दौरान कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में चिंतित हो गए, जबकि उन्होंने कमाई की एक्सचेंज फ्लो पर एक धावक के रूप में न्यूनतम मजदूरी। 1970 की गर्मियों में उन्होंने एक लेने का फैसला किया, अपने दम पर व्यापार में दरार, और अपने परिवार से उधार लिए गए $1,600 के साथ उन्होंने एक सीट खरीदी। मध्य अमेरिका एक्सचेंज मिड-एम, जैसा कि इसे कहा जाता है, एक प्रकार का मामूली लीग एक्सचेंज है क्योंकि यह पिंट आकार का कारोबार करता है। प्रमुख एक्सचेंजों पर कारोबार किए गए अनुबंधों के संस्करण मिड-एम व्यवसाय को आकर्षित करता है छोटे हेजर्स और सट्टेबाजों के लिए, जिनके लिए एक नियमित आकार का अनुबंध बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करता है। पद कम जोखिम वाली पूंजी वाले एक नवोदित व्यापारी के रूप में मिड-एम डेनिस के लिए अच्छी तरह से अनुकूल था। इट एकमात्र एक्सचेंज भी था जिस पर वो सीट खरीद सकता था। इस सीट की कीमत डेनिस $1,200 थी, जिससे उन्हें ट्रेडिंग के लिए $400 की कमी हुई। ये अविश्वसनीय लग सकता है। वो अंततः उस छोटे से हिस्से को एक भाग्य में बदल दिया, जिसका अनुमान कुछ लोगों ने लगाया है $200 मिलियन तक पहुंचे। जैसा कि उनके पिता ने कहा है, के बारे में बताया गया है कि भव्य में से एक क्या होना चाहिए, सभी समय की समझ। मान लीजिए कि रिची ने $400 बहुत अच्छे से भागे। हालांकि डेनिस लंबी दौड़ में असाधारण रूप से सफल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ का सामना किया है, नाटकीय झटके। हमारे साक्षात्कार के समय वो ऐसी ही एक मंदी के बीच में थे। अनेक डेनिस द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक निधियों में से 1987 के अंत से लेकर 1988 की शुरुआत तक की अवधि के दौरान पर्याप्त रूप से खो गया व्यापार की समाप्ति के लिए 50% हानि कट ऑफ बिंदु को ट्रिगर करें। डेनिस का व्यक्तिगत खाता एक समान भाग्य देखा, जैसा कि उन्होंने निवेशकों को लिखे एक पत्र में व्यक्त किया। ये परिणाम समानांतर में बहुत अधिक हैं। मेरे अपने निजी व्यापार में नुकसान। शायद एक व्यापारी के रूप में डेनिस के सबसे प्रभावशाली लक्षणों में से एक ऐसे कठिन समय का सामना करने की उनकी क्षमता है, थोड़ा भावनात्मक प्रभाव के साथ। जाहिर है, उसने इस तरह के छिटपुट बड़े नुकसान को भाग के रूप में स्वीकार करना सीख लिया है। गेम का ऐसी अवधि के दौरान उनका आत्मविश्वास अडिग रहता है, क्योंकि उनका मानना कि वो करेंगे, अंततः पलटाव करें यदि वो अपनी मूल व्यापारिक रणनीति पर खरा उतरता है। क्या मुझे पता नहीं था, द्वारा देखते हुए जिस आदमी का मैंने साक्षात्कार किया, उसका मूड और आत्मविश्वास, मुझे जल्द ही अंदाजा हो जाएगा कि उसने अभी बनाया है एक खोने के बजाय एक छोटा सा भाग्य, एक करोड़पति की स्टीरियोटाइप छवि जो भी हो। डेनिस इसमें फिट नहीं बैठता है। उसका निम्न खर्च करने की जीवन शैली पौराणिक है। वास्तव में उनकी एकमात्र वास्तविक अपव्यय उनकी बड़ी राजनीतिक और धर्मार्थ योगदान। उनके राजनीतिक विचार भी उनकी लोकप्रिय छवि से मेल नहीं खाते। धनी डेनिस रूजवेल्ट सेंटर फॉर अमेरिकन पॉलिसी स्टडीज के संस्थापक हैं, जो एक उदारवादी विचार है, टैंक, और वो अमीर अमेरिकियों के लिए उच्च कर दरों की अवधारणा का समर्थन करता है। हाल के वर्षों में उन्होंने विभिन्न प्रकार के उदार उम्मीदवारों का समर्थन करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में तेजी से सक्रिय भूमिका निभाई। व्यापार के विपरीत, राजनीति में उनका जीत हार का अनुपात निराशाजनक रहा है। 1988 के राष्ट्रपति पद की दौड़ में डेनिस बेबिट अभियान के राष्ट्रीय सह अध्यक्ष थे। इस परियोजना के लिए साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में डेनिस एक आवश्यक नाम था। वो हमारे समय के सबसे प्रमुख व्यापारिक किंवदंतियों में से एक हैं, एक व्यापारी जिसका कई अन्य लोगों ने साक्षात्कार किया है। इस पुस्तक में वाक्यांश के साथ उद्धृत किया गया है, मैं उनकी लीग में नहीं हूँ। साक्षात्कार की स्थापना में मैंने डेनिस के सहायकों में से एक के साथ काम किया। परियोजना को समझाने के बाद उसे
उसने मुझसे कहा कि वो डेनिस से बात करेगा और मेरे पास वापस आएगा। लगभग 1 हफ्ते बाद मुझे एक कॉल आया मुझे सूचित करते हुए कि डेनिस मुझे लगभग 1 महीने आगे की तारीख पर ठीक 1 घंटे के लिए देख सकता है। मैं समझाया कि मैं डेनिस के साक्षात्कार के प्राथमिक उद्देश्य के लिए शिकागो आ रहा था और वो सभी आवश्यक क्षेत्रों को कवर करने के लिए 1 घंटा मुश्किल से पर्याप्त समय था। प्रतिक्रिया अनिवार्य रूप से थी कि हर समय आवंटित किया गया था। निहित संदेश, इसे ले लो या छोड़ दो। मैं सहमत हो गया। उम्मीद है कि मुझे मिल जाएगा कुछ और समय अगर साक्षात्कार अच्छा चल रहा था। मैं नियत समय से लगभग 5 मिनट पहले पहुंच गया और एक बड़े लेकिन निश्चित रूप से ले जाया गया स्पष्ट कार्यालय। डेनिस ठीक उसी समय पहुंचे, विनम्रता से हाथ मिलाया और बैठ गए उनका डेस्क। यदि साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कभी कभी इस पर नजर डाली तो उन्होंने पहले से माफी मांगी। उद्धरण स्क्रीन, यह समझाते हुए कि वो एक ही समय में साक्षात्कार पर अपना ध्यान रख सकता है और करेगा। मुझे संकेत दें कि क्या उसे कोई आदेश देना है। स्वयं व्यापार करने का अनुभव होना, यद्यपि इन एफएमएटएसएमली छोटे पैमाने पर। मैंने समझाया कि मैं समझ गया। इंटरव्यू शुरू होते ही हम दोनों तरफ से बेचैनी सी होने लगी। मेरे मामले में मुझे समझ में आया हाथ में कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय के साथ एक टिक-टिक घड़ी। डेनिस के मामले में विश्वास करें कि यह वास्तव में शर्मीले व्यक्तित्व का मामला था। कम से कम पहली मुलाकात के संदर्भ में 5-10 मिनट के बाद तनाव दूर हुआ, माहौल शांत हुआ और बातचीत का दौर चल पड़ा सुचारू रूप से। साक्षात्कार के 45 मिनट बाद मुझे लगने लगा कि चीजें इतनी अच्छी चल रही हैं कि डेनिस आवंटित घंटे के बाद भी हमारी बातचीत जारी रखेंगे। के अंत से ठीक 10 मिनट पहले घंटा। मेरा भ्रम चकनाचूर हो गया। मेरे पास केवल 10 मिनट और हैं, उन्होंने कहा। तो अगर वहाँ है, अभी भी वो सामान जो महत्व तक कवर नहीं किया था। ठीक घंटे के अंत में डेनिस ने कहा, मेरे पास बस इतना ही समय है। धन्यवाद। प्रश्नों का एक खंड मुझे डेनिस के अनुभवों के राजनीतिक पक्ष से निपटने के लिए नहीं मिला। ये विषयों में डेनिस द्वारा सोयाबीन बाजार के कथित हेरफेर पर सीनेट की सुनवाई शामिल थी। रूजवेल्ट इंस्टीट्यूट और विभिन्न राजनीतिक शख्सियतों को डेनिस जानते थे। हालांकि इन विषयों निश्चित रूप से रुचि और रंग के क्षेत्र थे, वे इस पुस्तक के प्राथमिक फोकस के लिए प्रासंगिक नहीं थे। नतीजतन मेरे पास कोई प्रश्न भी नहीं आया राजनीतिक पक्ष से संबंधित। वे वैसे भी इसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं। डेनिस ने विनम्रता से उत्तर दिया, अलविदा कहा और ऑफिस से निकल गया। लगभग 6 सप्ताह बाद मैंने अनुरोध किया और डेनिस के साथ एक अनुवर्ती साक्षात्कार प्राप्त किया। का हिस्सा बजट घाटे की समस्या और डेनिस के अपने सार्वजनिक कोष में बड़े नुकसान से निपटने के लिए साक्षात्कार उस समय व्यापार इस दूसरी बैठक से आया था। हमारी आखिरी बातचीत के 1 महीने बाद डेनिस ने घोषणा की कि वो व्यापार से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पूरे समय अपने राजनीतिक हितों पर ध्यान केंद्रित करें। क्या डेनिस फिर कभी व्यापार नहीं करेगा? हो सकता है, लेकिन शर्त न लगाएं इस पर। वे कैसे शामिल हुए? हाई स्कूल में स्नातक होने के बाद मुझे फर्श पर एक धावक के रूप में ग्रीष्मकालीन नौकरी मिल गई और मैंने व्यापार में डब किया थोड़ा सा। मेरे न्यूनतम वेतन के साथ मैं प्रति सप्ताह $40 कमा रहा था और $40 प्रति घंटे का नुकसान कर रहा था। व्यापार, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। फायदा यह था कि कम से कम मुझे इसे छोटे से करना पड़ा। धन की मात्रा, मुझे यह कहना अच्छा लगता है कि मैंने जो सीखा उसके लिए ट्यूशन छोटा था। मैंने यह कहानी सुनी कि 21 साल की होने से पहले आपने अपने पिता को रिंग में खड़ा किया था जब आप किनारे पर खड़े होकर उसे व्यापार का संकेत दे रहे थे। वो 1968 और 1969 में था। मेरे पिता के पास सदस्यता थी लेकिन उन्हें व्यापार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी।
वो बस इसके साथ जा रहा था क्योंकि मैं कम उम्र का था और इसे करना चाहता था। जब मैं 20 साल का हुआ यह उनके जीवन के सबसे खुशी के दिनों में से एक था क्योंकि उन्होंने कहा, मैं वास्तव में इससे नफरत करता हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। यह तुम्हारा है। क्या आपके पिता के आदेशों को भरने के साथ एक कदम हटाकर आप एक नुकसान में व्यापार कर रहे थे? जरूर, हम लगातार हारे, लेकिन आप बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते थे क्योंकि आप बहुत छोटा व्यापार कर रहे थे। उस अवधि के दौरान शायद मुझे कुछ $1000 का नुकसान हुआ। फिर भी सीखे गए पाठों के कारण क्या आप उस अवधि को सार्थक मानते हैं? हाँ, पूर्व निरीक्षण में मैं इसे नए व्यापारियों से कहूंगा, हालांकि यह आश्वस्त करने वाला विचार नहीं हो सकता है। जब आप शुरू करते हैं तो आपको उतना ही बुरा व्यापारी होना चाहिए जितना आप कभी होने जा रहे हैं, क्योंकि उस समय यह कम खर्चीला होता है। सही। यदि आप वास्तव में पंगा लेते हैं तो आपको बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्या आप उन व्यापारियों को जानते हैं जिनके लिए शुरुआती सफलता उनकी बर्बादी साबित हुई? मैंने उसमें भिन्नताएं देखी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बत्तख की तरह अंकित हो जाते हैं। तुम कर सकते हो उन्हें सिखाएं कि एक युद्धपोत उनकी मां है यदि आप उन्हें पर्याप्त युवा बनाते हैं। बहुत सारे व्यापारियों के लिए यह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पहला बड़ा व्यापार सफल है या नहीं, लेकिन क्या उनका पहला बड़ा व्यापार है लाभ लंबी या छोटी तरफ है। वे लोग 12 मासी बैल या भालू होते हैं, और वो बहुत है बुरा। दोनों पक्षों को समान रूप से ठीक होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक संतोषजनक कुछ नहीं हो सकता एक से दूसरे के बारे में। अगर वहाँ है तो आपका व्यापार तिरछा होने वाला है। मुझे लगता है कि 1973 में सोयाबीन के भगोड़े बुल मार्केट में बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था। भले ही उन्होंने खुद पैसा न कमाया हो, लेकिन बाजार के उन्माद को देखने और देखने के लिए बस मौजूद थे। कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं, वे इसके साथ छापे गए थे। आप उस अनुभव के कारण तेजी के पक्ष में बाद के पूर्वाग्रह के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, जब आपने पहली बार मिड अमेरिका एक्सचेंज पर ट्रेडिंग शुरू की तो आपको किस बात का भरोसा मिला? इतना छोटा दांव, आखिर एक गलती हुई और आप खेल से बाहर हो गए। ठीक है, नहीं। मिड अमेरिका एक्सचेंज का लाभ यह था कि उन्होंने लघु अनुबंधों का व्यापार किया। मेरे पास था, मुझ में कुछ गलतियां हैं और मैंने सबसे अधिक गलतियां की हैं, लेकिन उन सभी में नहीं। मुझे नहीं पता कि मुझे कोई भरोसा था। मैं इस व्यवसाय में आने पर बहुत से लोगों के पास बस इतना ही था, सफल होने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता। मेरा मतलब है, अगर आप इस तथ्य से पहले इस तरह की चीज पर दांव लगा रहे थे, आपको शर्त लगानी चाहिए थी कि यह काम नहीं करेगा। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। अधिकांश व्यापारी पहले वर्ष में सफल नहीं होते हैं। आप अलग क्या कर रहे थे? मैं पर्याप्त चीजें सही कर रहा था कि मैं उस छोटे पूंजीकरण के साथ भी कैप्साइज नहीं कर पाया। मैं भाग्यशाली हूँ। 1970 में बिग कॉर्न ब्लाइट से पहले सही स्थिति में डगमगाने के लिए पर्याप्त है। वो किस्मत थी या दूरदर्शिता? मुझे लगता है कि यह अधिक दूरदर्शिता थी। तब बाजार के बारे में मेरे मन में बहुत ही फीके विचार, मूल्य और दृष्टिकोण थे, लेकिन मैंने जो कुछ सीखा वो सही था, जैसे चलन के साथ जाना। एक शुक्रवार को अनाज बाजार सभी वर्ष के लिए अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुए। मुझे विश्वास था, और मैं अब भी विश्वास करता हूँ, कि आप प्रवृत्ति के साथ चलते हैं, और प्रवृत्ति जितनी मजबूत होगी उतना अच्छा होगा। मुझे याद है पास में हो रही है और मकई, गेहूं और फलियों में कुछ छोटे अनुबंध खरीद रहे हैं। अगले सोमवार की सुबह मकई तुषार खबर की वजह से उन सभी ने सीमा खोल दी। यकीन है कि ऐसा नहीं होना था, और अगर ऐसा नहीं होता तो यह मुझे पीछे कर देता। इसमें बहुत कुछ लग सकता है, लगभग $2000 तक पहुंचने के लिए,
जो कि $400 की तुलना में एक वास्तविक ग्रब स्टेक था। लेकिन यह मेरे जैसा नहीं था। एक डार्ट फेंका और तय किया कि क्या करना है। मैंने कुछ ऐसा किया जो लंबे समय तक काम करना चाहिए। मैं साथ गया प्रवृत्ति। क्या यह विशेष पैटर्न शुक्रवार को बहुत मजबूत बंद एक बाजार विशेषता है जो आपको मिलती है अगले सप्ताह के मूल्य कार्रवाई के संकेतक के रूप में उपयोगी है? हाँ, कम से कम यह महत्वपूर्ण है कि बाजार में शुक्रवार को नुकसान के साथ शॉर्ट पोजीशन न हो। एक उच्च या एक लंबी स्थिति में बंद हो जाता है अगर यह कम पर बंद हो जाता है। आपकी प्रारंभिक व्यापारिक सफलता के बावजूद मैं आपके स्नातक विद्यालय जाने के बारे में उत्सुक था। मैंने 1970 की गर्मियों से पहले स्नातक स्कूल के लिए साइन अप किया था, जो तब था जब मैंने गड्ढे में व्यापार किया था पहली बार। मैंने अभी गर्मियों में व्यापार करने की योजना बनाई थी, लेकिन 3 महीने और $3000 इन मुनाफे ने मुझ पर एक बड़ा प्रभाव डाला। मैं न्यू ऑरलियंस में तुलाने गया और लगभग 1 के लिए चला गया सप्ताह। मैंने शिकागो में अपने लॉन्ड्रोमेट क्वार्टरों के फोनिंग ट्रेडों का उपयोग किया। एक बार मैंने सभी तिमाहियों का उपयोग किया और मेरे पास गंदे कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। मेरे पास शिकागो वापस आने के अलावा कोई चारा नहीं था। तब से आप एक पूर्णकालिक कमोडिटी ट्रेडर रहे हैं? हाँ। आपके सबसे नाटकीय या सबसे भावनात्मक व्यापारिक अनुभव के रूप में क्या दिमाग में आता है? प्रथम वर्ष में एक था। मैंने व्यापार करने के लिए स्नातक विद्यालय छोड़ दिया था। एक दिन मैंने एक बनाया विशेष रूप से खराब व्यापार और लगभग $300 का नुकसान हुआ। चूंकि मेरे पास केवल $3000 ही थे, यह एक बहुत बड़ा नुकसान था और यह अस्थिर कर रहा था। फिर मैंने अपनी मूल स्थिति को उलटकर और हार कर त्रुटि को बढ़ा दिया। दोबारा चीजों को ऊपर करने के लिए मैं फिर अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया और तीसरी बार हार गया। से दिन के अंत में मैंने $1000 या अपने पूरे पूंजीकरण का 1/3 खो दिया था। तब से मैंने सीखा है कि जब आपके पास एक अस्थिर नुकसान होता है तो बाहर निकलो, घर जाओ, झपकी लो, करो कुछ, लेकिन उस और अपने अगले निर्णय के बीच थोड़ा समय दें। जब आप हरा रहे हैं मौत, अपना सिर मिक्सर से बाहर निकालो। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरे पास व्यापारिक संबंध होता तो नुकसान, मुझे वो दर्दनाक अनुभव नहीं होता। पीछे मुड़कर देखें तो क्या आप कहेंगे कि यह आपके सबसे अच्छे ट्रेडों में से एक था क्योंकि आप इतने छापे हुए थे? उस अनुभव के साथ कि आपने उस परिमाण की गलती नहीं की, प्रतिशत के अनुसार। फिर से, बिल्कुल, मैंने घाटे को ठीक करने के लिए पकड़ने या 2 गुना करने की कोशिश करने से बचना सीखा। मैंने यह भी सीखा कि ये नुकसान की निश्चित मात्रा आपके निर्णय को प्रभावित करेगी। इसलिए आपको उस नुकसान के बीच कुछ समय देना होगा और अगला व्यापार है कि इसका एक परिणाम होगा। जब चीजें सही नहीं हो रही हों, तो धक्का मत दो, दबाओ मत। हाँ, सब कुछ कहा और किया जाने के बाद, आपको अपने नुकसान को कम करना होगा और पूंजी को संरक्षित करने का प्रयास करना होगा। वे कुछ उदाहरण जब आप बहुत कम समय में बहुत कुछ बना सकते हैं। आप क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते करने के लिए इष्टतम ट्रेडों पर अपनी पूंजी को फेंक देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप व्यापार करने के लिए बहुत कमजोर हो जाएंगे जब सही स्थिति साथ आती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो भी यह अपेक्षाकृत छोटा होगा क्योंकि आपकी पूंजी अन्य ट्रेडों से समाप्त हो गई होगी। क्या 1973 का सोयाबीन बाजार आपका पहला बड़ा बाजार था? अगले साल शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में जाने के लिए मैंने उस बाजार में पर्याप्त पैसा कमाया। मैंने नहीं किया सिर्फ लंबी सोयाबीन लगाकर मेरा पैसा कमाओ। मैं मूल रूप से एक गड्ढे वाला व्यापारी था जो अंदर और बाहर व्यापार करता था। बाजार बहुत अच्छे थे क्योंकि उत्कृष्ट ऑर्डर प्रवाह था। यह होने का एक अच्छा समय था गड्ढे में, तो यह प्रवृत्ति को इतना पकड़ नहीं रहा था। यह बाजार को छिन्न भिन्न करने की बात थी सफलतापूर्वक।
साथ ही बहुत से लोग केवल लाभ लेने के लिए अविश्वसनीय रूप से खराब व्यापार करेंगे। वे बाहर निकलेंगे भले ही बाजार लिमिट अप में बंद था और अगले दिन ऊपर जाना लगभग तय था। वे नहीं कर सके उनकी जेब में एक छेद जलाने वाले मुनाफे को खड़ा करें। जब वे बाहर निकल रहे थे तो मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा। यह आसान चयन की तरह लगता है। कुछ मात्रा में जोखिम था, लेकिन यदि आप एक मजबूत प्रवृत्ति के साथ जाने के लिए तैयार थे तो यह एक सौदा था। वे आपको ऐसा करने के लिए बढ़त दे रहे थे। आपको एक उच्च संभावना दे रहा है कि अगले दिन आप आगे होंगे। आपको याद रखना होगा कि इनमें से कुछ बाजार लगातार 10 दिनों तक इस सीमा से ऊपर चले गए। ज्यादातर लोग सोचा था कि 4 या 5 लगातार लिमिट अप दिन भी असंभव थे। ऐसी स्थितियों में जहां बाजार किसी बिंदु पर लिमिट अप जाता है, बाजार हो सकता है खुली सीमा नीचे। जब आप लिमिट बिड पर नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप कैसे पहचानते हैं या समझते हैं? यह सिर्फ एक संभावना का खेल है। परिणाम में बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन आप जानते हैं कि संभावनाएं आपके में हैं। जब आप सीमा बोली पर लंबे समय तक चलते हैं तो एहसान करें। जितने सालों में आपने कारोबार किया है, क्या वाकई कोई बुरा साल रहा है? क्या वहां था विशेष बाजार या दो जिसके बारे में आप गलत थे और जिसके कारण यह खराब था साल? जब हमारे पास खराब ट्रेडिंग अवधि होती है तो यह वास्तव में एक बाजार नहीं है जो ऐसा करता है। उन स्थितियों में लगभग सभी बाजार बगल में जा रहे हैं और बहुत सारे झूठे ब्रेकआउट कर रहे हैं। यदि बाजारों में से एक सभ्य है जो आमतौर पर एक बुरी स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त है, क्या कोई ऐसा साल है जो सबसे अलग है? 1978 ट्रेडिंग के लिए अच्छा साल नहीं था। मैंने घाटे को अनावश्यक रूप से बढ़ाया क्योंकि मैं था फ्लो ट्रेडर से ऑफ द फ्लो ट्रेडर में परिवर्तन करने की प्रक्रिया और यह नहीं पता था कि कैसे वे अलग थे। क्या 1978 वो वर्ष था जब आपने एक कार्यालय से व्यापार करना शुरू किया था? 1977 में एक ज्यादातर एक फ्लो ट्रेडर था और 1978 तक मैंने पूर्णकालिक परिवर्तन किया था। क्या उस स्विच के कारण आप एक दीर्घकालिक स्थिति व्यापारी बन गए हैं? अंततः मैंने 1978 से जो सीखा वो यह है कि आपको डेस्क ट्रेडर के रूप में लंबे समय तक रहना होगा। गड्ढे में, अगर ऐसा लगता है कि सोयाबीन 3 सेंट तोड़ने जा रहा है तो मैं बेच दूंगा, और अगर यह नहीं टूटा तो मैं चले जाओ। आपके पास फर्श से वो विलासिता नहीं है, क्योंकि जब आप इसे डालते हैं तो आप किनारे खो देते हैं आदेश। साथ ही स्क्रीन पर कीमतों को देखकर आप जो निर्णय लेते हैं वे उतने अच्छे नहीं होते जितने किए गए गड्ढे में देख रहा है कि क्या हो रहा है। गड्ढे में ऐसे संकेतक हैं जो आप अवचेतन रूप से सीखते हैं। जैसे ये 3 लोग बाजार के मोड़ पर कभी सही नहीं होते, और अगर वे सभी एक ही काम करते हैं, समय एक प्रकाश पर क्लिक करता है। मुझे यह महसूस करने में काफी समय लगा कि वे उपकरण नहीं होने वाले थे अब उपलब्ध है। तुमने बदलाव क्यों किया? आप फर्श पर वास्तव में अच्छा कर रहे थे। एक पर स्विच क्यों करें मेज? जब मैंने 1970 में शुरुआत की थी तब मुद्राओं, ब्याज दरों या सोने में कोई वायदा बाजार नहीं था। द्वारा 1978 इन बाजारों को व्यवहार्य होने के लिए लंबे समय से बोर्ड पर सूचीबद्ध किया गया था। मुद्राओं की शुरुआत में हुई 1974, लेकिन पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने में कई साल लग गए। इसलिए यह एक ही स्थान पर भौतिक रूप से आपके द्वारा किए जा सकने वाले बाजारों से अधिक व्यापार करने की इच्छा थी अपने कदम प्रेरित किया, और अवसर 5 साल पहले मौजूद नहीं था। मैं समझता हूं कि आपने ट्रेडर ट्रेनी प्रोग्राम शुरू किया है। वो कौन सा वर्ष था? हमने 1984 की शुरुआत में एक समूह और 1985 की शुरुआत में एक अन्य समूह को काम पर रखा था। इस कार्यक्रम की प्रेरणा क्या थी? मेरा एक साथी है जो हाई स्कूल से दोस्त रहा है।
हमारे बीच दार्शनिक मतभेद रहे हैं हर उस चीज के बारे में जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इनमें से एक तर्क यह था कि क्या एक सफल व्यक्ति के कौशल व्यापारी को नियमों के एक सेट में कम किया जा सकता है। यह मेरा दृष्टिकोण था, या क्या था कुछ अक्षम्य, रहस्यमय, व्यक्तिपरक या सहज ज्ञान युक्त जिसने किसी को एक अच्छा व्यापारी बना दिया। यह लंबे समय से बहस चल रही थी और मुझे लगता है कि मैं बेकार से थोड़ा निराश हो रहा था। अनुमान। अंत में मैंने कहा, यहाँ एक तरीका है जिससे हम निश्चित रूप से इस तर्क को हल कर सकते हैं। चलो किराए पर लें और कुछ लोगों को प्रशिक्षित करें और देखें कि क्या होता है। वो मान गया। यह एक बौद्धिक प्रयोग था। जितना हो सका हमने उन्हें प्रशिक्षित किया। ऐसा करने का तरीका था प्रयोग सही। मैंने सोचा, मैंने उन सभी चीजों को संहिताबद्ध करने की कोशिश की जो मैं बाजारों के बारे में जानता था। हमने सिखाया उन्हें संभाव्यता, धन प्रबंधन और व्यापार के बारे में थोड़ा सा। यह पता चला कि मैं सही था। मैं नहीं कहते हैं कि खुद को पीठ थपथपाने के लिए, लेकिन मुझे भी आश्चर्य है कि इसने कितना अच्छा काम किया। यह भयावह है कैसे अच्छा यह काम किया। क्या आपका मूल तर्क है कि आप लगभग किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को ले सकते हैं और उसे एक सफल व्यापारी में बदल दें? नहीं, हमने उन लोगों की स्क्रीनिंग की जिन्हें हमने सही समझा। हमें 1000 आवेदन प्राप्त हुए और हमने इसे 40 लोगों तक सीमित कर दिया जिनका हमने साक्षात्कार किया था। फिर हमने 10 चुने। आप किन गुणों की तलाश में थे? मुझे उस पर चर्चा करना पसंद नहीं है, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया कि हम जिन चीजों की तलाश कर रहे हैं उनमें से एक शतरंज के खिलाड़ी थे, और हम इसे फिर कभी करते हैं, हम शतरंज के खिलाड़ियों के रिज्यूमे से जलमग्न हो जाएंगे। क्या खुफिया प्रमुख वस्तुओं में से एक थी? यह लक्षणों में से एक था, लेकिन यह आवश्यक वस्तु नहीं थी। हम जिन चीजों की तलाश में थे उन्हें खोजने के लिए हम बुद्धिमान या अत्यंत बुद्धिमान लोगों में से चुन सकते हैं। हमने एक स्ट्रीम वाले लोगों को चुना, खुफिया सिर्फ इसलिए कि वे उपलब्ध थे। क्या आपको ट्रेड सीक्रेट्स देने में कोई हिचक नहीं थी? जरूर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिंग रणनीतियां काम न करने के लिए उतनी असुरक्षित हैं, अगर लोग इसके बारे में जानते हैं, जैसा कि अधिकांश व्यापारियों का मानना। यदि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो लोगों के पास होने पर भी यह काम करेगा। इसके बारे में सामान्य विचार। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अखबार में ट्रेडिंग नियम प्रकाशित कर सकते हैं और कोई नहीं उनका पालन करेंगे। कुंजी निरंतरता और अनुशासन है। लगभग कोई भी की सूची बना सकता है। नियम जो हमने अपने लोगों को सिखाया 80% अच्छा है। वे जो नहीं कर सकते थे वो उन्हें दे रहे हैं। चीजें खराब होने पर भी उन रैलियों से चिपके रहने का विश्वास। प्रशिक्षण प्रक्रिया कितनी लंबी थी? चौंकाने वाला छोटा। पहले साल में इसमें 2 हफ्ते लगे। फिर हमने उन्हें 1 महीने के लिए व्यापार किया और रख दिया। एक लॉग इंगित करता है कि उन्होंने अपना व्यापार क्यों किया। हम देखना चाहते थे कि क्या वे क्या करने में सुसंगत हैं। उन्हें सिखाया गया था। दूसरे वर्ष में हमने वास्तव में इसमें अच्छा प्रदर्शन किया। पाठ्यक्रम में सिर्फ 1 सप्ताह लगा। कितने प्रशिक्षु थे? कुल 23। परिणाम क्या थे? हमने 3 लोगों को बाहर किया जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, हालांकि अन्य 20 का औसत लगभग 100 रहा है प्रति वर्ष प्रतिशत लाभ। 5-4 जब आप लोगों को प्रशिक्षित करते हैं तो आप उन्हें बाजार के प्रति अपना मूल दृष्टिकोण बताते हैं। क्या इसका कोई खतरा नहीं है रिचर्ड डेनिस के 20 क्लोन बनाना? क्या उनके व्यापारिक परिणाम अत्यधिक सहसंबद्ध नहीं होंगे? तुम क्या कर रहे हो? बहुत बड़ा फैलाव था। उन चीजों में से एक जो हमने कक्षा को बार बार बताई थी। हम जा रहे हैं आपको सिखाते हैं कि हम क्या सोचते हैं, लेकिन आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपना व्यक्तिगत स्वभाव, भावना या जोड़े निर्णय। ये व्यापारी कितने बड़े दांव का उपयोग कर रहे हैं? पिछले कुछ वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया है। मैं औसतन $2 मिलियन के बारे में कहूंगा प्रत्येक
उन्होंने किसके साथ शुरुआत की? $1,00,000 प्रत्येक। मैंने सुना है कि व्यापारियों के इस समूह को कछुए कहा जाता है। मुझे वो शब्द कुछ हद तक मिला विनोदी। नाम की उत्पत्ति क्या है? जब मैंने ट्रेडर ट्रेनी प्रोग्राम करने का फैसला किया, तो मैं अभी सुदूर पूर्व की यात्रा से लौटा था। मैं किसी को कार्यक्रम के बारे में बताते हुए मैंने कहा, हम व्यापारियों को वैसे ही विकसित करने जा रहे हैं जैसे वे कछुए उगाते हैं सिंगापुर में। मैंने वहां एक खेत का दौरा किया था और हजारों कछुओं के साथ एक विशाल कुंड देखा था। यह बढ़ते व्यापारियों की मेरी छवि बन गई। ट्रेडिंग में भाग्य की कितनी भूमिका होती है? लंबे समय में शून्य, बिल्कुल शून्य। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें पैसा कमाना चाहता है व्यवसाय क्योंकि उन्होंने भाग्यशाली शुरुआत की। लेकिन व्यक्तिगत ट्रेडों पर, जाहिर है, इससे फर्क पड़ता है। यही भ्रम है। किसी भी व्यक्तिगत व्यापार पर यह लगभग सभी भाग्य है। यह सिर्फ की बात है सांख्यिकी। यदि आप कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें लंबे समय तक हर बार काम करने की 53% संभावना होती है, दौड़ें तो इसके काम करने की 100% संभावना है। अगर मैं 2 अलग अलग व्यापारियों के परिणामों की समीक्षा करता हूँ, 1 साल से कम की किसी चीज को देखने का कोई मतलब नहीं है। यह कुछ साल पहले हो सकता है। आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि एक दूसरे से बेहतर है या नहीं। आप उन कुछ लोगों में से एक हैं जो विवेकाधीन व्यापारी और सिस्टम व्यापारी दोनों हैं। कैसे? क्या आप 2 दृष्टिकोणों की तुलना करेंगे? पेशेवर व्यापारी कुछ बहुत ही बुद्धिमान चीजें कर सकते हैं, लेकिन उनमें सोचने की प्रवृत्ति नहीं होती है वे क्या कर रहे हैं इसके बारे में व्यवस्थित रूप से। उदाहरण के लिए, काम करने वाला व्यापार करने वाले अधिकांश व्यापारी करेंगे, मत सोचो, यह क्यों काम किया? मैंने यहाँ क्या किया कि मैं दूसरे बाजार में कर सकूं? फिर कभी व्यापार की प्रक्रिया पर बहुत अधिक प्रतिबिंब नहीं है। हाय, इसके विपरीत, मुझे लगता है कि मैं हमेशा ट्रेडिंग के बारे में विश्लेषणात्मक रहे हैं। इससे पहले कि मैंने कभी भी एक यांत्रिक प्रणाली पर शोध किया। विपरीत चरम पर, आपके पास अकादमिक प्रकार हैं जो कभी भी व्यापार करने से पहले शोध करते हैं। उनके पास अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करने के लिए आवश्यक सीट ऑफ द ब्रांड ज्ञान की कमी है। दया से, मैं पहले व्यापार किया, इसलिए हम जो शोध करते हैं वो वास्तविक दुनिया पर अधिक लागू होता है। क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं कि वास्तविक दुनिया के अनुभव की कमी से कैसे नुकसान होगा शोधकर्ता? एक उदाहरण के रूप में, मान लीजिए कि मैं एक यांत्रिक प्रणाली विकसित करता हूं जो अक्सर स्टॉप की नियुक्ति को संकेत देती है जिन बिंदुओं पर मुझे पता है कि बहुत सारे पड़ाव होंगे। हाय वास्तविक दुनिया, यह बहुत बुद्धिमानी नहीं है आपका स्टॉप जहां हर किसी का अपना स्टॉप है। साथ ही, उस प्रणाली का औसत से ऊपर होने वाला है स्किड। यदि आप इसे नहीं समझते हैं और तदनुसार परिणामों को समायोजित करते हैं, तो आपको एक प्रणाली मिल जाएगी। यह कागज पर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तविक दुनिया में लगातार खराब प्रदर्शन करने वाला है। आपने उल्लेख किया है कि एक यांत्रिक व्यापार प्रणाली विकसित करने से पहले आपने करीब भुगतान किया था। ट्रेडिंग प्रक्रिया पर ध्यान दें। आपने जो सही और गलत किया, क्या आपने उसका लॉग रखा था, या वो था स्मृति की बात? हाँ, मैं टिप्पणियों को लिखूंगा और उनके बारे में सोचूंगा। मैंने जो कुछ भी था उसके बारे में सोचा। काम, क्या ऐसा कुछ है जिसे आप अन्य व्यापारियों को सुधारने के लिए करने की सलाह देंगे? यानी इसका ट्रैक रखें, वे क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। जरूर, व्यापारिक अनुभव इतना तीव्र होता है कि सोचने से बचने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसके बारे में एक बार दिन खत्म हो गया है। जब चीजें काम कर रही होती हैं तो मैं ऐसा ही होता हूँ, लेकिन जब वे नहीं होते हैं तो यह मुझे यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। जब हालात खराब हों, व्यापारियों को अपना सिर रेत में नहीं बांधना चाहिए और उम्मीद है कि यह बेहतर होगा।
आप जो कह रहे हैं वो यह है कि जिस समय के बारे में सोचने से बचना सबसे अधिक लुभावना होता है, बाजार ऐसे समय होते हैं जब आपको उनके बारे में सबसे ज्यादा सोचना चाहिए। सही। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है क्योंकि मैं बाजारों को लेकर जुनूनी हूँ। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं जहां एक व्यापारी के रूप में आपकी भावनाएं आपको एक काम करने के लिए कहती हैं और आपके सिस्टम दूसरी दिशा में इंगित करते हैं? अगर वे पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं तो आप तब तक कुछ नहीं करते जब तक कि आप उस संघर्ष को हल नहीं कर लेते। क्या आपके अधिकांश सिस्टम प्रवृत्ति उन्मुख प्रकृति में हैं? हाँ, इसलिए परिभाषा के अनुसार वे बाजार के मोड़ पर कभी भी सही दिशा में नहीं होंगे। फिर भी आप एक के रूप में अनुभवी व्यापारी समझ सकता है कि बाजार कब मोड़ के लिए प्रवण हो सकता है। जैसी स्थिति में कि क्या आप एक व्यापारी के रूप में जो देखते हैं उसके कारण आप खरीदने के इच्छुक होंगे, भले ही आपका सिस्टम छोटा है? मैं शायद सपाट होना चाहूंगा क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक राय उन्मुख खंड का वजन करता हूं, तकनीकी और प्रवृत्ति निम्नलिखित तत्व के बराबर व्यापार का। तो आप चाहते हैं कि बाजार आपके द्वारा प्रतिबद्ध होने से पहले घूमने के कुछ संकेत प्रदर्शित करे? इस बात की अधिक संभावना है कि मैं एक प्रवृत्ति की सही दिशा में स्थित रहूंगा और निर्णय करूंगा। एक प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली की तुलना में तेजी से परिसमापन सहज कारक के कारण होगा। एक प्रचलित प्रवृत्ति के लिए एक नए व्यापार काउंटर में प्रवेश करने के बारे में क्या? मैंने निश्चित रूप से इसे किया है, यानी काउंटर ट्रेंड की शुरुआत की है। हालांकि अंगूठे के एक नियम के रूप में मैं नहीं लगता है कि आपको यह करना चाहिए। क्या इस प्रकार के ट्रेड अन्य ट्रेडों की तुलना में अधिक खराब प्रदर्शन करते हैं? आमतौर पर हाँ, हालांकि समय समय पर वे आपको एक अच्छी कहानी दे सकते हैं, जैसे कम चीनी लेना 60 सेंट पर, जो मैंने किया। चीनी नवंबर 1974 में 66 सेंट के उच्च स्तर से गिरकर एक रिश्तेदार के पास आ गई, केवल 7 महीने बाद 12 सेंट से कम। चीनी में प्रत्येक 1 सेंट की चाल का मूल्य $1120 प्रति है। अनुबंध। डेनिस जैसा एक बड़ा व्यापारी अक्सर हजारों अनुबंधों में मापी गई स्थिति का व्यापार करेगा। मेरे पास ऐसी ही 10 कहानियां हैं, लेकिन मुझे आपको बताना होगा पूरी ईमानदारी से, मुझे नहीं लगता कि का व्यापक वर्ग मैंने जो ट्रेड किए हैं वे लाभदायक रहे हैं। लघु चीनी व्यापार एक बेहतरीन उदाहरण है क्योंकि बाजार ने अविश्वसनीय रूप से देखा था विस्फोटक उठाव और 60 सेंट पर एक विक्रेता के रूप में कदम रखने के लिए बहुत साहस चाहिए। लेकिन पलटें पक्ष जब चीनी एक वास्तविक भालू बाजार में है और 5 सेंट तक नीचे है। प्रत्येक प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली दुनिया में कम होने जा रहा है। फिर भी यदि स्थितियां ऐसी हैं कि बुनियादी बातों में है संक्रमण और बाजार मूल्य उस बैग की कीमत से थोड़ा ही अधिक है जिसमें इसे पैक किया गया है, आप अपवाद बनाते हैं। दरअसल मैंने इस तरह की स्थितियों में अधिक पैसा गंवाया है क्योंकि बाजार को बस इतना करना है कि नीचे जाना है 1 और प्रतिशत और आप वहां से बाहर हैं। मैंने 60 सेंट पर शॉर्ट शुगर से बहुत पैसा कमाया, लेकिन मैं 6 सेंट पर बहुत अधिक लंबी चीनी खो दी। जब आप इस तरह का व्यापार करते हैं, यानी बाजार खरीदना, क्योंकि नकारात्मक पक्ष तथाकथित है सीमित, क्या आप बस इसे बाहर निकालते हैं या आप अंततः तौलिया में फेंक देते हैं? तुम इसे अंदर फेंक दो, क्योंकि तुम कैसे जानते हो, शायद यह 2 सेंट तक जा रहा है, शायद यह 1 जा रहा है प्रतिशत। मुझे लगता है कि एक मुख्य चिंता यह है कि आप लगातार प्रीमियम को फॉरवर्ड में छोड़ रहे हैं। महीने एक भालू बाजार में अधिक वायदा अनुबंध प्रीमियम पर व्यापार करते हैं। के लिए उदाहरण के लिए मई चीनी 6 सेंट, जुलाई 6 और अक्टूबर 7 पर हो सकती है। भले ही नकद कीमतें हों स्थिर रहा। अक्टूबर वायदा के एक धारक को मई और अक्टूबर के बीच 1% का नुकसान होगा। जरूर आपको 3 पर मजबूर किया जाता है और 5 पर वापस आ जाता है।
फिर यह गिरकर 3 पर आ जाता है। 5 अन्यथा व्यापार में इतना जोखिम नहीं होगा। सही। यह विचार कि बाजार का एक पक्ष किसी चीज के अभाव में काम करने की अधिक संभावना रखता है, अन्यथा एक भ्रम है। अगर यह सच होता तो बाजार बस नहीं होता। बहुत सारे लड़के थे जो 1973 में $4 पर कम सोयाबीन गए, क्योंकि जैसे 4 सेंट पर चीनी कोई कम नहीं हो सकती थी, $4 पर सेम कोई अधिक नहीं जा सका। ठीक है, वे न केवल उच्च स्तर पर गए, वे $12 और 97 सेंट के उच्च स्तर पर भी गए 4 या 5 महीने के मामले में। एक और बिंदु है जो मुझे लगता है कि उतना ही महत्वपूर्ण है। आपको चाहिए इस व्यवसाय में अप्रत्याशित की अपेक्षा करें, चरम की अपेक्षा करें। सीमाओं के संदर्भ में मत सोचो कि बाजार क्या कर सकता है, इसे सीमित करें। अगर कोई सबक है तो मैंने लगभग 20 वर्षों में सीखा है कि मैं इस व्यवसाय में रहा हूं, यह है कि अप्रत्याशित और असंभव समय समय पर होता है। तो क्या आप इतिहास से बहुत बंधे नहीं हैं? सही। और फिर भी आपके सभी नियम इतिहास पर आधारित हैं। क्या वहाँ कोई विरोधाभास है? नहीं, क्योंकि एक अच्छी प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली आपको बाजार में तब तक बनाए रखेगी जब तक कि इस बात का प्रमाण न हो कि प्रवृत्ति बदल गई है। यदि आप 1972 में सोयाबीन पर अपना ऐतिहासिक शोध कर रहे थे, तो आप यह निष्कर्ष निकाला होगा कि किसी भी समय सोयाबीन 50 सेंट तक बढ़ सकता है। आप भी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि बाजार कभी भी इससे ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं गया था। जाहिर है कि गलत निष्कर्ष था, क्योंकि यह एक और $8 बढ़ गया। एक अच्छी प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली, हालांकि अधिकांश चाल के लिए आपको अंदर रखा होगा। तो आप बाजार के व्यवहार पर इतिहास से सीमाएं नहीं खींचना चाहते हैं? सही। कहने का सही तरीका है, इस संरचना का अर्थ है ऊपर, और इस संरचना का अर्थ है ऊपर नहीं अधिक, लेकिन कभी नहीं कि इस संरचना का अर्थ इतना अधिक है और नहीं। जब आप किसी सिस्टम का व्यापार करते हैं, तो क्या आप सिस्टम के उस संस्करण के साथ जाते हैं जिसने के लिए सबसे अच्छा परीक्षण किया है? अतीत या अन्य कारकों पर विचार किया जाता है? व्यापार कैसे करना है, यह तय करने में सबसे कठिन समस्याओं में से एक यह है कि क्या आप केवल इष्टतम के साथ जाते हैं डेटाबेस के लिए, या आप किसी अन्य आधार से शुरू करते हैं या नहीं। आप जानबूझकर व्यापार कर सकते हैं इष्टतम पैरामीटर सेट के अलावा कुछ और, सिस्टम का सबसे अच्छा अतीत के साथ संस्करण परफॉर्मेंस, क्योंकि आपको लगता है कि भविष्य एक विशिष्ट तरीके से अतीत के विपरीत होने वाला है। द्वारा परिभाषा, किसी भी अन्य पैरामीटर सेट का पिछले प्रदर्शन इष्टतम सेट की तुलना में खराब होगा। लेकिन अगर प्रदर्शन में अंतर केवल 10% है, तो यह 10% के बराबर हो सकता है अंतर यदि आप मानते हैं कि उप इष्टतम सेट, जैसा कि पिछले डेटा द्वारा मापा गया है, भविष्य में बेहतर फिट होगा। आप एक बहुत छोटे व्यापारी से एक बहुत बड़े व्यापारी बन गए हैं, खासकर अब जब आप बाहर के पैसे का प्रबंधन कर रहे हैं। क्या आप पाते हैं कि ऑर्डर का आकार रास्ते में आ जाता है? क्या यह बन जाता है जब आप आकार का व्यापार कर रहे हों तो सफल होना अधिक कठिन होता है? किसी स्तर पर यह होगा। मुझे नहीं लगता कि हम अभी तक उस मुकाम तक पहुंचे हैं। हालांकि हम नहीं हो सकते हैं उससे बहुत दूर। मुझे लगता है कि अब हम जिस राशि का प्रबंधन कर रहे हैं उसका 3 गुना होगा बस इसके बारे में। वर्तमान में हमारे पास ग्राहक निधि में लगभग $120 मिलियन है। दूसरे शब्दों में, आपने अभी तक दीवार से नहीं टकराया है? नहीं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए आपके पास सब कुछ नहीं है एक बिंदु पर जा रहे आदेश? हाँ, आपको विविधीकरण के बारे में सोच, आप इतनी बड़ी मात्रा में संभाल नहीं सकते। लेकिन अगर आप विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं और आपके पास निर्णय निर्माताओं में विविधता, आप बिना किसी प्रमुख के कई $100 मिलियन संभाल सकते हैं। समस्या
क्या यह आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम को विकसित करने का एक अचेतन कारण हो सकता है? कोशिश करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में विविधता लाना। दरअसल हमने इसके बारे में इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन इसने हमारे फायदे के लिए काम किया। वास्तव में हम जा रहे हैं कुछ व्यापारियों को बाजार में बेचने की कोशिश करें जिन्हें हमने ग्राहकों के पैसे के व्यापार के लिए प्रशिक्षित किया है। क्या आपके व्यापार में फिसलन एक समस्या है? स्लिपेज सैद्धांतिक के बीच का अंतर है एक कंप्यूटर प्रोग्राम और वास्तविक भरण मूल्य द्वारा ग्रहण किया गया निष्पादन मूल्य नहीं। सिस्टम में ट्रेडिंग की लागत का निर्माण करते समय हम एक कठोर अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। हम भी हमारे अपने दलाल होने से हमारी लागत में काफी कमी आती है। जब आप एक प्रमुख पद धारण करते हैं, तो आप किस बिंदु पर जानते हैं कि आप गलत हैं? आपको क्या बताता है पद से हटने के लिए? यदि आपको 1 या 2 सप्ताह के बाद किसी व्यापार में नुकसान होता है, तो आप स्पष्ट रूप से गलत हैं। जब आप आसपास हों तब भी टूटा हुआ, लेकिन एक महत्वपूर्ण समय बीत चुका है। आप शायद गलत भी हैं। जब आप किसी व्यापार में उतरते हैं तो क्या आप अपने अधिकतम जोखिम बिंदु को परिभाषित करते हैं? आपके पास हमेशा सबसे खराब स्थिति होनी चाहिए। केवल एक ही विकल्प होना चाहिए कि जल्दी से बाहर निकलो। क्या आप बड़े पैमाने पर एक स्व सिखाए गए व्यापारी हैं? या क्या अन्य व्यापारियों ने आपको ऐसे सबक सिखाए हैं जो थे सार्थक? मैं कहूँगा कि मैं स्व सिखाया हूँ। वास्तव में आश्चर्यजनक बात यह है कि इस पर प्रकाशित साहित्य कितना कम है। व्यापार। क्या आप ट्रेडिंग में रुचि रखने वाले लोगों को कुछ सुझा सकते हैं? मुझे लगता है कि एडविन लेफेवरे की एक स्टॉक ऑपरेटर की यादें, प्रतिष्ठित रूप से एक अर्ध-काल्पनिक प्रसिद्ध स्टॉक ट्रेडर जेसी लिवरमो की जीवनी, दिलचस्प है और की भावना को पकड़ती है। व्यापार बहुत अच्छा था, लेकिन वो किताब 65 साल पहले लिखी गई थी। क्या कुछ प्रमुख व्यापारिक रणनीतियां हैं जिनके बारे में आप बिना किसी रहस्य का खुलासा किए बात कर सकते हैं? बाजार का रुझान में होना मुख्य चीज है जो अंततः हमें एक व्यापार में ले जाती है। यह एक सुंदर है सरल विचार। लगातार बने रहना और यह सुनिश्चित करना कि आप हर समय ऐसा करते हैं। शायद अधिक महत्वपूर्ण है प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली विशेष विशेषताओं की तुलना में दर्ज करने के लिए आप जिस भी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। व्यापार। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई प्रमुख प्रवृत्ति है, तो आपके दृष्टिकोण को यह आश्वस्त करना चाहिए कि आप उस प्रवृत्ति में जाओ। एक सरल प्रणाली का उपयोग करके एक प्रवृत्ति को आसानी से परिभाषित किया जा सकता है। क्या कुछ खास है आप एक प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए देखो? नहीं। अगर मैं एक प्रवृत्ति को विकसित होते देखता हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे अंततः अंदर जाना होगा। सवाल यह है कि क्या मुझे मिलता है पहले या बाद में, और यह इस बात पर निर्भर हो सकता है कि मैं बाजार को समाचारों पर कैसे प्रतिक्रिया देता हूँ। अगर कोई बाजार जाता है ऊपर जब यह ऊपर जाना चाहिए, मैं पहले खरीद सकता हूँ। अगर यह नीचे जाता है तो इसे ऊपर जाना चाहिए। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से परिभाषित किया गया है। बाजारों के बीच कितना सामान्य व्यवहार है? क्या सेम के पैटर्न समान है बॉन्ड के पैटर्न, या क्या बाजारों का अपना व्यक्तित्व है? मैं बाजार का नाम जाने बिना व्यापार कर सकता था। तो आप जो कह रहे हैं वो यह है कि विभिन्न बाजारों में पैटर्न बहुत समान है। हाँ, हमारे शोध में यदि कोई प्रणाली बॉन्ड और बीन्स दोनों के लिए काम नहीं करती है, तो हमें इसकी परवाह नहीं है। क्या आप कहेंगे कि शेयर बाजार एक अपवाद है? यानी क्या शेयर बाजार भी व्यवहार करता है अन्य बाजारों की तरह, या शेयर बाजार का अपना व्यवहार पैटर्न है? मुझे लगता है कि यह शायद अलग है। आप क्यों कहेंगे कि यह सच है? खैर, अलग अलग शेयरों पर मेरे शोध से पता चलता है कि कीमतों में उतार चढ़ाव उनकी तुलना में यादृच्छिक के करीब है कमोडिटी में है। जाहिर है,
कमोडिटी ट्रेंड कर रही है और यकीनन स्टॉक यादृच्छिक हैं। क्या आपके पास उस घटना का स्पष्टीकरण है? मेरा मानना कि पर्याप्त रुझान बनाने के लिए प्रति स्टॉक पर्याप्त मौलिक जानकारी नहीं है, उन्हें उनके यादृच्छिक चरित्र से हटा दें। जितने स्टॉक हैं उतने कमोडिटी नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, कमोडिटी बाजारों में सूचना का समान प्रवाह नहीं है, पर्याप्त जानकारी नहीं है, पर्याप्त बुनियादी बातें नहीं हैं, बस कुछ नहीं हो रहा है। 1.56 कमोडिटी बाजारों में तकनीकी जानकारी मूल रूप से कीमत, मात्रा और तक ही सीमित होती है। स्पष्ट हित। चूंकि स्टॉक इंडेक्स के लिए बहुत अधिक तकनीकी जानकारी उपलब्ध है, अग्रिम गिरावट अनुपात, विभिन्न भावना संकेतक, विभिन्न समूहों के बीच संबंध, स्टॉक की संख्या आदि, क्या सामान्य प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणालियां एक बड़े नुकसान के साथ शुरू होती हैं क्योंकि वे पर्याप्त जानकारी का उपयोग नहीं करते हैं? मुझे यकीन नहीं है कि यह नुकसान है। मुझे लगता है कि नुकसान यह है कि स्टॉक इंडेक्स की कीमतें बहुत करीब हैं पर्याप्त स्पष्ट रुझान विकसित करने के लिए यादृच्छिक रूप से, क्योंकि इनपुट व्यक्तिगत स्टॉक हैं। ज्यादातर यादृच्छिक प्रोग्राम ट्रेडिंग के खिलाफ हाल के हमलों पर आपके क्या विचार हैं? जो लोग शिकायत कर रहे हैं उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। क्या आपका मतलब वित्तीय समुदाय के लोग हैं? हाँ, वे जो हैं, उसकी बेरुखी को समझने के लिए उनके पास पर्याप्त परिष्कार होना चाहिए के बारे में शिकायत। क्या आप प्रोग्राम ट्रेडिंग को गिरते बाजार के लिए सुविधाजनक बलि का बकरा मानते हैं? जरूर। अपने और अपने ग्राहकों के लिए घटिया काम करने का यह एक अच्छा बहाना है। दावा है कि कार्यक्रम के व्यापारी शेयर में निवेश करने वालों की जेब से पैसे निकाल रहे हैं। बाजार सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। कार्यक्रम, लेकिन किसी व्यवस्थित तरीके से नहीं। यदि प्रोग्राम ट्रेडिंग के कारण कीमतें बहुत अधिक या बहुत अधिक हो जाती हैं कम, जो मूल्य निवेशक के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना चाहिए। बेशक, यह उनके लिए बुरा है जो लोग दिखावा करते हैं कि वे मूल्य निवेशक हैं, लेकिन वास्तव में व्यापारी हैं। आप हारने वाली लकीर को कैसे संभालते हैं? कटौती। अगर यह वास्तव में बुरा है, तो रुको और बाहर निकलो। क्या आपको कभी-कभी कुछ दिनों के लिए बाजारों से दूर जाना पड़ता है? आमतौर पर इसमें केवल 1 या 2 दिन लगते हैं, लेकिन आपको कुछ समय के लिए रुकने की आवश्यकता है। यह लगभग जैसा है घड़ा गंजा नहीं। इससे पहले कि वो गेंद फेंके, उसे कम से कम उस सेकंड के लिए रुकना होगा। यही मैं करने की कोशिश करें, कम से कम एक विराम लें। यह सिर्फ 1 दिन के लिए हो सकता है। बाजार के व्यवहार के बारे में सबसे बड़ी सार्वजनिक भ्रांति क्या है? कि बाजारों को समझ में आना चाहिए। तकनीकी विश्लेषण के बारे में भ्रम के बारे में कैसे? यह विश्वास कि तकनीकी कारक बुनियादी बातों की तरह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या ऐसे कोई विश्लेषक हैं जिनके काम का आप सम्मान करते हैं? उनमें से बहुत सारे हैं। ज़्विग, उदाहरण के लिए। अच्छा है। क्या आप बाहरी विश्लेषकों के काम को व्यापार में इनपुट के रूप में मानेंगे? नहीं। जब हमने अपने लोगों को व्यापार करना सिखाया, तो मेरा एक काल्पनिक प्रश्न था। मान लीजिए कि आप सब कुछ हैं बाजार के बारे में जानना, खरीदना दर्शाता है। फिर आप मंजिल को फोन करते हैं और वे कहते हैं कि मैं बेच रहा हूं। क्या आप ए खरीदते हैं, बी कम जाते हैं, सी कुछ नहीं करते हैं? अगर वे अंततः यह नहीं समझ पाए कि ए था सही है क्योंकि उन्हें अपने बाजार के फैसले खुद लेने होते हैं, तो वे कार्यक्रम में फिट नहीं हुए। आप दूसरे लोगों के पैसे क्यों संभालते हैं? आप अपने दम पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। खैर, एक बड़ा फायदा है। प्रबंधित धन बिना किसी जोखिम के संभावित प्रतिफल प्रदान करता है। 10 वर्षों के लिए लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं सभी जोखिमों से थक गया हूं? क्या मुझे लगता है कि मैं बाहर निकलने जा रहा हूं? करना मुझे लगता है कि मैं रुकने जा रहा हूं? बहुत देर तक मुझे समझ नहीं आया कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा, इस बिंदु पर
मैं आपके अपने जोखिम को कम करने के मूल्य को समझता हूँ। मेरे पास हो सकता है छोटा कारोबार किया और एक छोटा लाभ और छोटा जोखिम था, लेकिन अगर ग्राहक का पैसा आता है तो मैं कर सकता था लाभप्रदता के पूरक के लिए इसका उपयोग करें और फिर भी मेरे जोखिम को कम रखें। यह सिर्फ आपको एक बेहतर सौदा देता है। बाद के एक साक्षात्कार में डेनिस ने इस विषय पर अपना विचार बदल दिया। संभवतः से प्रभावित उनके सार्वजनिक धन में बड़े नुकसान से संबंधित वृद्धि। डेनिस ने धीरे धीरे खुद को निकालने का फैसला किया धन प्रबंधन व्यवसाय से, यह कहते हुए, मैंने पाया कि यह जितना मूल्य था उससे कहीं अधिक परेशानी थी। लागत वित्तीय नहीं थी, वे मनोवैज्ञानिक थे। जो सामग्री इस प्रकार है वो उसी से है। दूसरा इंटरव्यू। मुझे पता है कि यह आपका पसंदीदा विषय नहीं होगा, लेकिन मुझे आपसे इसके बारे में पूछना है। कुछ आपके द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक निधियों का अप्रैल 1988 में व्यापार बंद हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पहुंच गए हैं स्वतः 50% हानि कट ऑफ बिंदु। दरअसल जब हमने ट्रेडिंग बंद की तो वे 49% से कम थे। स्वतः समाप्ति बिंदु को ट्रिगर करने के बजाय हमने सभी पदों को समाप्त कर दिया और निवेशकों से एक की अनुमति देने का अनुरोध किया। निचला कट ऑफ बिंदु। क्या आप इस विशेष अनुभव के कारण भविष्य में कुछ अलग करेंगे? मैंने जितना किया था उससे थोड़ी तेजी से कटौती करूंगा, लेकिन व्यापार अभी भी वही होगा। किसी ने कहा आप दावा करते हैं कि बाजार खराब थे। ठीक है, क्योंकि आप इसके ठीक विपरीत कर सकते थे और बहुत पैसा कमाया। क्या वे वास्तव में अच्छे नहीं थे? मैंने उससे कहा कि आखिरी चीज जो मैं चाहता था करना उन ट्रेडों के विपरीत दिशा में होना था। लंबे समय में यह अनंत को खोने का एक तरीका है। पैसे की राशि। अक्टूबर 1987 में ब्याज दर बाजारों के छोटे पक्ष के परिणामस्वरूप आपकी सबसे खराब स्थिति हुई। नुकसान। वहाँ क्या गलत हुआ? उस नुकसान का एक बड़ा हिस्सा इस तथ्य के कारण था कि बाजार कवर करने के लिए हमारे बिंदु से काफी आगे निकल गया। हमारी छोटी स्थिति। उदाहरण के लिए 20 अक्टूबर को हम आम तौर पर अपनी कमी से बाहर होते यूरो डॉलर की स्थिति लगभग 40 से 50 अंक अधिक है, लेकिन बाजार उस दिन 240 अंक ऊपर खुला। हमने एक स्किड में 190 अंक उड़ाए जो बिल्कुल अपरिहार्य था। यदि बाजार इतना अधिक लाइन से बाहर है तो क्या आप अभी भी अपनी स्थिति से तुरंत बाहर हो जाते हैं? जरूर। अगर आपको ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द आउट होने को लेकर कोई शंका है तो आप हैं सचमुच बड़ी मुसीबत में। क्या आपको लगता है कि आपको जो तेज नुकसान हुआ है वो बाजारों में किसी बदलाव के कारण हुआ है? यह कहना मुश्किल है। एकमात्र कारक जिसे मैं निष्पक्ष रूप से पहचान सकता हूं वो है अधिक झूठ की प्रवृत्ति। ब्रेकआउट्स। क्या आपको लगता है कि हाल ही में झूठे ब्रेकआउट की व्यापकता में जबरदस्त वृद्धि से संबंधित है? पिछले 5 से 10 वर्षों के दौरान कंप्यूटरीकृत प्रवृत्ति। निम्नलिखित व्यापार। क्या अभी भी बहुत से लोग एक ही काम कर रहे हैं, एक दूसरे के रास्ते में आ रहे हैं? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। एक विकृत प्रकार से यह कि अंतिम विजय का प्रतिनिधित्व करता है मौलिक व्यापार पर तकनीकी व्यापार। मैं विकृत कहता हूं क्योंकि यह एक जीत है जो अवमूल्यन करती है तकनीकी व्यापार। क्या आपको लगता है कि हम वो दिन देख सकते हैं जब ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम अब काम नहीं करेंगे? एक दिन आएगा जब आसानी से खोजे जाने वाले और हल्के ढंग से कल्पना की गई प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणालियां लंबा काम। अच्छी प्रणाली विकसित करना कठिन होगा। यह देखते हुए, क्या आप पहले जिन दृष्टिकोणों का उपयोग कर रहे थे वे अभी भी उसी प्रभावकारिता के साथ काम कर सकते हैं? वास्तव में, मेरा मानना कि यदि आप समस्या को सही ढंग से देखते हैं तो आप इस तथ्य को बना सकते हैं कि वहाँ हैं बाजार में कई अन्य प्रवृत्ति अनुयायी आपके लाभ के लिए काम करते हैं। मैं इसके बारे में बहुत विशिष्ट नहीं हो सकता समाधान, क्योंकि अगर हम सही हैं तो यह बहुत मूल्यवान जानकारी है।
हमेशा सफल होने के लिए हर किसी से एक कदम आगे रहना होगा। ऐसा लगता है कि आपने अपनी प्रदर्शन समस्याओं से पहले ही इस समस्या पर काम करना शुरू कर दिया था। 1987 के अंत में शुरू हुआ। ये सही है। पिछले 10 वर्षों के दौरान का उपयोग करने वाले लोगों का एक आभासी बैंडवागन प्रभाव रहा है। प्रवृत्ति निम्नलिखित दृष्टिकोण। हम इस समस्या के बारे में लंबे समय से सोच रहे हैं। आधा किसी समस्या को हल करने में काम करना, उसकी अवधारणा का सही तरीका खोजना है। हमें सालों पहले लग गए थे पूछने के लिए सही प्रश्नों का पता लगाया। आप आखिरकार उस पर कब पहुंचे जिसे आपने संतोषजनक समाधान माना? विडंबना यह है कि ठीक उसी समय हमने सार्वजनिक धन को बंद कर दिया। मुझे पता है कि आप विशिष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या आपके झूठे ब्रेकआउट के समाधान में कहीं अधिक शामिल है अल्पकालिक उन्मुख, ताकि आप उन स्थितियों पर अधिक तेजी से प्रतिक्रिया कर सके? आपकी ट्रेडिंग शैली के आधार पर यह रहस्य उतना ही छोटा या उतना ही लंबा है जितना आप खड़े हो सकते हैं। यह मध्यवर्ती शब्द है जो प्रवृत्ति अनुयायियों के विशाल बहुमत को उठाता है। सबसे अच्छी रणनीति है प्लेग की तरह बीच से बचें।